ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 14। डेट है हमारी 13 नवंबर 2020। लेसन है हमारा हिस्ट्री से। लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। काफ़ी लेसन हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति। सर्वोच्चता का दावा होता है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का दावा कि हम ही श्रेष्ठ हैं। और विलय की नीति एक नीति थी जो अंग्रेजों ने चलाई थी। जानते हैं क्या है ये सब। सबसे पहले है सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। मतलब लड़ाई लड़ रही थी, जो राजाओं को अपने कब्जे में कर रही थी, तो वो अपना क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू करी? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊपर है, और इसलिए यह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए यह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी और भारतीय पर कब्जा करना चाहती थी। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कर्नाटक राज्य में है, कित्तूर एक जगह का नाम है जो हमारे कर्नाटक में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो जो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। एक महिला थी जो वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संघोली के एक गरीब चौकीदार रावन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। रानी चेन्नम्मा के मरने के बाद एक गरीब चौकीदार थे, उन्होंने ये संघर्ष जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। उनको चारों तरफ से समर्थन मिला हुआ था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। विरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। जिन लोगों ने विरोध किया उनको मार दिया गया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने 1942 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। ये भारत के उत्तर पश्चिम का एरिया था जिसमें उन्होंने अलग अलग सन में अपना अधिकार स्थापित कर दिया। ये आपको याद रखना है कौन से सन में क्या किया। तो ये थी हमारी सर्वोच्चता की नीति। अपने आप को सुप्रीम समझना, श्रेष्ठ समझना सबसे, और उसको बनाए रखने के लिए लड़ाइयाँ लड़ना। उसके बाद है हमारी विलय की नीति। एक नीति थी, क्या थी अभी हम पढ़ेंगे। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल को बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अधिग्रहण मतलब कब्जा कर लेना किसी भी चीज़ पर। एक लहर चली थी 1848 से 1856 के बीच, जब गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस नीति को लेप्स की नीति भी कहा जाता है, आप याद कर लेना। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब उस एक राजा है, कोई उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है, या उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, कोई भाई नहीं है, या कोई भी ऐसा नहीं जो राज्य संभाल सके, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। कौन हड़प करेगा? अंग्रेज, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इसमें झांसी की रानी आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया क्योंकि उन्होंने बेटा गोद लिया हुआ था जिसे अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी। उन्होंने झांसी को देने से मना कर दिया और वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया
उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मतलब उन्होंने बोला कि वो अवध की जनता को, वहाँ का जो शासक है उसके बुरे शासन से आज़ाद कराना चाहते हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। इस तरह से 1857 में जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, उसकी नींव पड़ी। अंग्रेज़ों की खराब नीतियों की वजह से 1857 के विद्रोह की नींव पड़ी, जो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की नींव हिल गई। तो और अंग्रेज़ों ने भारत पर और ज़्यादा अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया ताकि भारत की जनता को वो कंट्रोल में रख सकें। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। सर्वोच्चता की नीति क्या थी, किसके नेतृत्व में शुरू की गई? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया। अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने की नीति थी अंग्रेज़ों की और लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में चली थी। विलय की नीति का क्या सिद्धांत था? अनैतिक क्यों था? सिद्धांत था जिस राजा की मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुरुष वारिस ना हो तो उसको कंपनी अपने अधिकार में ले लेती थी उस रियासत को। ये नीति थी विलय की नीति। और गलत इसलिए थी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब कोई लड़के हो या सबका कोई वारिस हो, तो ये गलत था। मेन है जो रियासत चलनी चाहिए, राज्य चलना चाहिए। सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? क्या परिणाम? वही मैंने बताया, कर्नाटक के कित्तूर पर कब्जा करने का प्रयास हुआ था, जिसके विरोध में रानी चेन्नम्मा ने लड़ाई लड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, रूसी क्रांति चल रही थी, रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो डरी हुई थी। यदि आप कित्तूर के नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? अगर आपको लगता कि आप पर अंग्रेज कब्जा करेंगे, आपके साथ अत्याचार करेंगे, तो आप उसका विरोध करते। ये आपको लिखना है कि क्यों करते। अगर आपको लगता कि नहीं करना चाहिए था तो नहीं भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है। विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती? ये इस सोच को दर्शाती है कि अंग्रेज भारत पर राज करना चाहते थे, अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाहते थे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, तो करें और मुझे सेंड करें।